हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर आपका जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसकी वीडियो लेक्चर जो है कंटिन्यूटी में चल रही है। तो हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उस पर आपको जो भी वीडियो गया होगा 16-17 वीडियो आसपास गया है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग पूरा कवर अप कर लिए। अब जो है हम लोग शुरू किए हुए हैं आपको सर्किट लॉ। सर्किट लॉ में एक जो आपका लेक्चर है कि आपको जिसमें आपको नोड और जो जंक्शन है, मेश और लूप इसके बारे में जो बताया गया है, इससे प्रीवियस लेक्चर है, आप उसको जरूर देख ले। क्योंकि इस लेक्चर में जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग फोकस करेंगे, एक्चुअली बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज केसीएल एंड केवीएल, क्रिक्चॉप्स करंट लॉ और क्रिक्चॉप्स वोल्टेज का जो लॉ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो केसीएल स्टैंड्स फॉर क्रिक्चॉप्स करंट लॉ and KVL stand for Kirchhoff's voltage law। ठीक है तो हम लोग KCL और जो KVL है उसको हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर का मेन जो हम लोग का गोल रहेगा कि इस पर जो कॉन्सेप्ट है इसके वो बता दिया जाए और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे। फिर से आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाए, डेली वीडियो लेक्चर जो अपलोड हो रहा है उसका नोट्स बना ले, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको करें, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है अध्ययन द एफर्ट, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं केसीएल सबसे पहले, ठीक है। तो केसीएल जो है क्रिचॉप्स करंट लॉ क्या कहता है। सिंपल अगर स्टेटमेंट की बात की जाए कि किरचॉफ्स भाई साहब क्या बोले हैं तो इनका जो स्टेटमेंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट at any node is equal to the algebraic sum of all the outgoing current। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से the algebraic sum of all the incoming current at any node is equal to the algebraic sum of all the outgoing current from that node। कर लीजिए from that node, ठीक है। अब आपको जो नोड का कॉन्सेप्ट है और जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम समझाए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप लोग देखकर इजी वे में समझ सकते हैं। यहां क्या कह रहा है, सपोज दैट कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास लाइक दिस, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये R1 एलिमेंट है, रेसिस्टर है, ये R2 रेसिस्टर है और ये R3, 3 रेसिस्टर है और ये तीनों रेसिस्टर जो है इस जगह पर मिल रहा है। तो दिस इज माय नोड पॉइंट, ये मेरा कोई नोड हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज नोड 1, मान लेते हैं ऐसा। अब R1 में जो करंट जा रहा है वो I1 है, R2 में इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दिस इज I2 और ये है करंट I3 R3 के अंदर। आप देख सकते हैं इस नोड पर ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट। इनकमिंग का मतलब क्या होता है, आने वाला करंट। अभी स्टेटमेंट बस लिख दिए, पहले यहां समझ लेंगे आराम से, इसको हम लोग इसके एक एक लाइन को समझेंगे। तो इस डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में क्या है कि यहां से एक I1 करंट इस नोड की ओर आ रहा है, I2 करंट भी इस नोड की ओर आ रहा है और इस नोड से एक करंट I3 जा रहा है। तो सबसे पहले तो इनकमिंग करंट देखेंगे कौन कौन सा है।
तो इनकमिंग जो करंट है, इनकमिंग करंट, ये मेरे पास कौन कौन से हैं? तो I1 है और I2 है। ये दो करंट मेरे पास इनकमिंग है। और आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट ये कौन कौन से हैं? तो ये मेरे पास I3 है। यानी मेरे पास दो तरह के करंट I1 और I2 जो है ये मेरा इनकमिंग करंट हुआ, जबकि I3 जो है ये मेरा आउटगोइंग करंट हुआ। अब केसीएल के अकॉर्डिंग किसी नोड पर जितने भी इनकमिंग करंट आएंगे उसका अगर आप अलजेब्राइक सम कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू द जितने भी आउटगोइंग करंट होंगे। जैसे यहां दो इनकमिंग करंट है I1 और I2, ये दोनों इस नोड पर आ रहा है। आउटगोइंग करंट सिर्फ एक है I3। तो केसीएल के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप I1 और I2 को जोड़िएगा तो ये किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट I3 के बराबर होगा। ठीक है। इस स्टेटमेंट में अलजेब्राइक सम का सिंपल मतलब क्या है? जैसे कि आप 2 प्लस 3 है, आसानी से जोड़ सकते हैं, 5 हो गया। ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये सारे कैसे सम हो गए? अलजेब्रिक सम हो गए। आप आसानी से इनको जोड़ के रख सकते हैं। ठीक है। तो इनकमिंग करंट I1 I2 सिंपली इनको क्या कर दिए? ऐड कर दिए, और आउटगोइंग करंट के बराबर, एक ही आउटगोइंग करंट तो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आप होल्ड किए, जो लिखे, ये अकॉर्डिंग टू केसीएल लिखे। ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो सिलेबस में मेनली फोकस करना है वो डीसी सर्किट के लिए करना है। ठीक है। एसी में नहीं करना है। एसी सर्किट में अगर करेंगे तो यहां अलजेब्राइक की जगह फेजर सम आएगा। तो जब हम थोड़ा एसी पढ़ा लेंगे तो हम कुछ लॉज जो है वापस से उसको एसी के लिए, एसी सर्किट के लिए हम पढ़ा देंगे। ठीक है। इसमें क्या है, डीसी सर्किट के लिए अभी पहले समझ लीजिए चीजों को। पहले डीसी सर्किट समझ में आ जाएगा तो एसी में कोई खास आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप एसी में भी कर लोगे। लेकिन बेसिकली हम लोग को शुरू में जो करना है वो डीसी के लिए करना है। ठीक है। तो अभी बस मान के चलना है डीसी सर्किट के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब एसी आएगा तो हम बताएंगे। ठीक। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो अलजेब्राइक सम था किसका, जितने भी इनकमिंग करंट थे किस पर, किसी नोड पर, वो इक्वल होंगे किसके? अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, जो भी उस नोड से बाहर जा रहे हैं करंट, आउटगोइंग करंट, उनके सम के बराबर होगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर कुछ इसके अंदर का बात समझेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। सपोज दैट आपको इस तरह से कुछ सर्किट दे रखा है। ऐसा कुछ सर्किट दे रखा है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I5 है, इसमें I4 है। इनकमिंग करंट को पहचानिए, कौन कौन से इनकमिंग करंट है? तो ये इनकमिंग करंट हो गए। देख लीजिए इस नोड पर ये करंट, एरो मार्क ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। तो ये करंट आ रहा है नोड पर I1, I2 इस नोड पर आ रहा है, I3 इस नोड पर आ रहा है। ठीक है। और I4 जो है ये इस नोड से बाहर जा रहा है, इधर से बाहर जाता है। I5 भी बाहर जा रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए? इनकमिंग करंट। तो आप इनकमिंग करंट को लिख दोगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और फिर जो भी आउटगोइंग करंट है उसको लिख दोगे। ठीक है। ये जो आप लिखे बराबर के बाद इधर ये आप लिख दिए केसीएल। इसी में अगर मान के चलिए ऐसा देता कि ये 2 एम्पियर का करंट है। ठीक है। I2 कुछ आपको दे देता, मान के चलिए 4 एम्पियर का करंट है। आपको I4 मान के चलिए 6 एम्पियर देता,
I5 कुछ आपको मान के चलिए 1 एम्पियर दे देता और आपसे पूछता कि I3 का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो फिर क्या होता I3 का वैल्यू, ये निकालने के लिए तो I3 का वैल्यू, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा I3 का वैल्यू निकालना है। तो ये I1 I2 I3 इनकमिंग है, तो I1 का वैल्यू हमको मालूम है 2 प्लस I2 का वैल्यू मालूम है 4 प्लस I3 का नहीं मालूम है, रहने देंगे। I4 का यहां दे रखा है 6 प्लस I5 का कितना है 1। अब देखिए ये 4 2 6 हो गया, उधर घटाइएगा 6 और 1 7 हो गया, तो I3 का वैल्यू जो है इधर 7 और ये 4 2 6 उधर जाएगा तो -6, कितना हो गया 1 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर केसीएल से आपको उठाएगा तो आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन हाँ इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। एक आध और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक आध और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ठीक है। ये आपका 4 एम्पियर है, ये आई का वैल्यू पूछा है, ठीक। और ये आपका 6 एम्पियर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला आई का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर आई का इधर जो आपको करंट जा रहा है कितना जा रहा है, सिंपल सा है। देखिए ये एक नोड है 1 और ये एक नोड है 2, सिंपल सा। ये दोनों जो करंट है इस नोड पर इनकमिंग है, ये दोनों करंट इस नोड पर इनकमिंग हो गया, तो यहां पर ये करंट कितना हो गया, ये 2 हुआ 3 हुआ 5, तो इधर कितना हो गया 5 एम्पियर आ गया 5। ये 5 एम्पियर जो है ये आपको इस नोड पर इनकमिंग है। इधर से और कौन है करंट इनकमिंग है, तो 4 एम्पियर इनकमिंग है। और ये जो करंट है ये इस नोड से बाहर जाता हुआ करंट है, और ये जो करंट है इस नोड से बाहर जाता हुआ करंट है, यानी ये दोनों आउटगोइंग है। मतलब इस नोड के लिए अगर बात कीजिए तो 5 एम्पियर 4 एम्पियर इनकमिंग करंट हो गया, आउटगोइंग करंट कौन सा हो गया, तो ये वाला आई हो गया और ये वाला 6 हो गया, ये आउटगोइंग करंट हो गया। यहां से अगर आपका आई का वैल्यू पूछेगा तो 5 4 9 और ये वाला 6 इधर आके -6, दैट इज 3 एम्पियर इज द आंसर। आई का वैल्यू कितना निकल गया 3 एम्पियर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है केसीएल में आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन केसीएल के अंदर ऐसा कुछ सेट करने वाला नहीं है, ठीक है। जेएसएससी जेई जो जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके अंदर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग जब इसका एमसीक्यूज उठाएंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब कुछ लिमिटेशंस को समझेंगे केसीएल के अंदर। केसीएल जो है क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो काम करता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। चार्ज कंजर्व रहेगा किसी नोड पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी नोड, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे। चार्ज बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। तो आप जब बोल रहे हो ये कोई नोड आप लिए, ऐसे आप कुछ कर दिए, ठीक है, आप बोले ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, सपोज दैट ऐसा है। भले ही आपका इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है, चार्ज किसी नोड पर कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब इस नोड पर ये I1 और I3 क्या है इनकमिंग है, और इस नोड से आपका I2 जो है वो आउटगोइंग है। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इस नोड पर जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेट चार्ज इस नोड पर क्या रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया चार्ज। तो इस नोड पर जितना भी चार्ज आ रहा है
उतना ही इस नोड से जाएगा। तो चार्ज ऑलवेज इस नोड पे क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो इसलिए केसीएल जो होता है ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये आपको अगर थ्योरी में क्वेश्चन जो है वो पूछ लेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थ्योरम इज केवीएल। अच्छा, केवीएल शुरू करने से पहले, केवीएल शुरू करने से पहले एक चीज और, ठीक है। ये जो आपको केसीएल होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए काम नहीं करता है। बोलिए सर ये क्या होता है? देखिए, दो तरह के नेटवर्क होते हैं, केसीएल भी और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं केवीएल, ये दोनों ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए काम नहीं करता है। तो नेटवर्क दो तरह के होंगे, एक बोलते हैं लंप्ड नेटवर्क, लंप्ड नेटवर्क, और एक बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप्ड नेटवर्क किसको बोलते हैं? जिनके एलिमेंट्स को आप फिजिकली अलग अलग कर सकते हो। मतलब अगर हम आपसे बोले कि कोई सर्किट कुछ दिए आपको, बोले इसमें से रसिस्टर निकाल के बताओ, तो आप हमको रसिस्टर निकाल के दिखा सकते हो, सर ये रसिस्टर है। इंडक्टर बोलेंगे तो आप निकाल के वहां से इंडक्टर दिखा सकते हो। कैपेसिटर बोलेंगे तो आप निकाल के वहां से कैपेसिटर दिखा सकते हो। लाइक पीसीबी बोर्ड जो होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में से आप एलिमेंट्स को निकाल कर हमको दे सकते हो। रसिस्टर मांगे, कैपेसिटर मांगे, इंडक्टर मांगे तो आप हमको निकाल के दोगे। ऐसे एलिमेंट्स से जो नेटवर्क डिजाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज लंप्ड नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जिनके एलिमेंट्स को आप फिजिकली निकाल सकते हो, you can separate the elements from the network physically, then such type of network is called as lumped network। लेकिन अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जिनके एलिमेंट्स को आप निकाल नहीं सकते हो, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलोगे। लाइक ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम लोग किसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, किसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, यानी एक कंडक्टर हुआ इस तरह का, इस तरह का ये कंडक्टर है लंबा, आप पोलखुटा के ऊपर देखते होंगे। इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस वाला गुण भी होता है, इंडक्टर वाला भी, कैपेसिटर वाला भी। अब हम इस कंडक्टर से आपको बोले कि रेजिस्टेंस निकाल के अलग करके दो, आप नहीं कर पाइएगा। अगर आपको इंडक्टर मांगेंगे तो आप इंडक्टर भी नहीं दे पाइएगा, कैपेसिटर मांगे तो आप कैपेसिटर भी दे पाइएगा। इसके अंदर लेकिन ये तीनों है, लेकिन आप उसको दे नहीं पाइएगा। तो इस तरह के नेटवर्क पे आप केसीएल या केवीएल नहीं अप्लाई कर पाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपको किरचॉफ्स लॉ है, जो आपको किरचॉफ्स लॉ है, दिस किरचॉफ्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द लंप्ड नेटवर्क, नॉट वैलिड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट जो है वो केवीएल होता है। केवीएल किसको बोलते हैं वो समझेंगे, ठीक है। केवीएल किसे कहते हैं उसको जानेंगे। केवीएल, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जरा ध्यान से समझेंगे इसको। द अलजेब्राइक सम ऑफ all the voltage drop in a closed path बोलिए, मेश बोलिए, लूप बोलिए, is equal to the is equal to 0। The algebraic sum of all the voltage drop in a closed path बोलिए, चाहे मेश बोलिए, चाहे लूप बोलिए, is equal to 0। किसी भी क्लोज्ड पाथ या मेश या लूप में अगर आप देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप का सम, तो वो 0 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? समझते हैं। देखिए एक सिंपल सर्किट लेते हैं। ये एक बैटरी हो गया, मान लेते हैं कुछ V वोल्ट का बैटरी है। यहां एक रेसिस्टर है, बस इतना ही अभी नेटवर्क लेते हैं।
बहुत सिंपल सा नेटवर्क। अब यहां पर एक रेसिस्टेंस है। इस नेटवर्क के अंदर क्या है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेसिस्टर है, सब तरफ से क्लोज्ड है। तो हम लोग नामकरण कर लेते हैं। यहां पर कुछ ए दे देते हैं, इस कोना पे कुछ बी दे देते हैं, इस कोना पे कुछ सी दे देते हैं, इस कोना पे कुछ डी दे देते हैं। अब क्लोज्ड पाथ का अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर क्लोज्ड पाथ की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, ए बी सी डी ए। ए से चलना शुरू किए तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए वापस, ये क्लोज्ड पाथ हुआ। ठीक है, इस तरह क्लोज्ड पाथ को ही मेश भी बोलते हैं और लूप भी बोलते हैं। दुनिया के जितने मेश है वो सब के सब लूप है। ये आप मेश और लूप का जो कॉन्सेप्ट है हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है, इस क्लोज्ड पाथ में आप अगर वोल्टेज का ड्रॉप निकालिएगा तो आपको 0 के बराबर मिलेगा। सबको अगर जोड़ दीजिएगा, वोल्टेज का ड्रॉप नहीं, सभी वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे सबको जब जोड़िएगा तो 0 के बराबर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग वोल्टेज ड्रॉप नहीं समझ पाता है। डेफिनेशन में जाइए ही नहीं, सिंपल सा कहानी क्या होता है, जब भी आपको वोल्टेज ड्रॉप का बात करे जाए, ठीक है, तो अगर कोई बैटरी के क्रॉस आपसे वोल्टेज ड्रॉप पूछ ले, जैसे यहां पर, तो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जो बैटरी का पोटेंशियल दिया रहेगा वही हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का सिंपल मतलब किसी बैटरी के क्रॉस अगर है तो बैटरी का जो भी पोटेंशियल होगा वही आपको वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे ये भी है, तो ये जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ। अब ये वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझेंगे वो कैसे होगा, वो तो डिफरेंट चीज है। लेकिन बैटरी के क्रॉस अगर आपसे वोल्टेज ड्रॉप पूछा तो आप सीधे बैटरी का जो भी पोटेंशियल उठा के लिख दीजिए। लेकिन अगर बैटरी नहीं है और कोई एलिमेंट है, तब वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखा जाता है? कोई बैटरी नहीं हुआ, कोई एलिमेंट हो, जैसे यहां एक रेसिस्टर है। अब वोल्टेज ड्रॉप आपको इस रेसिस्टर के क्रॉस पूछेगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेसिस्टर, किसी रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछेगा, तब आपको जरूरत पड़ता है इस एलिमेंट में या इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सिंपली जो करंट होगा, करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टर, करंट को रेसिस्टर से क्या जो भी वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। अब ये पैरामीटर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, ये तो अभी थोड़ा देर में समझ लेंगे क्या होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालिएगा, तो करंट मल्टीप्लाइड विथ जो भी एलिमेंट या रेसिस्टर है उसका वैल्यू। जैसे यहां अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा तो इसमें करंट देखना पड़ेगा और जो भी ये आर का वैल्यू रहेगा उससे गुणा कर दीजिए। अब देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक सम करना है किसके, वोल्टेज ड्रॉप्स का। तो सबसे पहले तो एक क्लोज्ड पाथ लीजिए। तो हम लोग क्या किए, एक क्लोज्ड पाथ लिए। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक क्लोज्ड पाथ ले लिए। तो क्लोज्ड पाथ बोलिए चाहे मेश बोलिए, एक ही चीज है। तो हम लोग मेश लिए ए बी सी डी ए। आप कैसे भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, ऐसे आ सकते हैं। लेकिन जहां से चालू करना है वहीं वापस आना, तभी क्लोज्ड होगा। ऐसे भी आ सकते हैं ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ये भी आपका क्लोज्ड पाथ हुआ। ठीक है, अब जब आप एक क्लोज्ड पाथ निर्धारित कर लेते हैं तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम बैटरी से एक करंट निकालिएगा अपने मर्जी से। ठीक है, अपने मर्जी से करंट निकाल लीजिए और इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है इसको पूरे सर्किट में दौड़ा दीजिए। और शर्त इतना है कि बैटरी जितना करंट दिया है बैटरी के पास वापस उतना ही करंट आना चाहिए। मतलब अगर ये बैटरी है, इससे कोई करंट निकल रहा है आई, तो वापस आपको इस बैटरी में आई करंट लाना पड़ेगा। तो जैसे इस बैटरी से करंट गया, ए से बी गया तो इसमें आई करंट फ्लो किया, बी से सी गया इसमें भी आई करंट है, सी से
अभी तो हम लिख दे रहे हैं, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सी से डी गए तो इसमें भी आई करंट है, डी से ए गए तो इसमें तो आई है, आई निकला था, डी से ए में फिर आई मिल गया, जितना निकाले थे उतना यहां पर पहुंच जा रहा है, तो मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सही है। जब आप एक बार करंट दौड़ा लो, उसके बाद साइन को अलॉट किया जाता है। कैसे? साइन एलोकेशन का मतलब क्या, इस रजिस्टर में जब करंट एंटर करेगा तो एंटरिंग के टाइम पे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, और इस रजिस्टर को जब ये करंट छोड़ेगा तो नेगेटिव लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे वो कहानी जैसे याद रखेंगे कि हमारे घर कोई मेहमान आया, तो जब भी कोई आता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड स्माइल के साथ, ठीक है, उसका स्वागत किया जाता है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। ये रजिस्टर के लिए करंट क्या हो गया, मेहमान हो गया। अब ये करंट जब इस रजिस्टर में एंटर करेगा तो ये रजिस्टर एक पॉजिटिव स्माइल इसको देगा, और जब ये करंट इस रजिस्टर को छोड़ के जाता है तो दुखी होता है इंसान, ठीक है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी रहा टेक्निकल चीजों को समझने का बात, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। अगर करंट ए से बी की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहां हायर पोटेंशियल रहा होगा, तो हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से, उधर गया तो इधर लोअर पोटेंशियल रहा होगा, तो इधर हम लोग नेगेटिव से दर्शाते हैं, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट में आपको ऐसा काम करना है। बैटरी में तो सिंपल है, सबको पता है कि ये पॉजिटिव हुआ, ये बड़ा वाला जो प्लेट है ये मेरा प्लस होता है, ये छोटा वाला प्लेट मेरा माइनस होता है। अब आप इसमें मेश एनालिसिस में, सॉरी मतलब इस मेश के अंदर आप केवीएल लिखना शुरू कीजिएगा। तो आप बोल रहे हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, तो अब आप यहां चलने लगे क्लोज पाथ में, ए से बी गए तो वोल्टेज ड्रॉप कितना मिला, ए से बी गए तो, ए से बी गए तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस, मतलब आई इंटू आर, ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस, आई इंटू आर लिखे आप, ठीक। हम इधर लिख देते हैं, नीचे हो सकता है ना दिखे, हम इस इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहां लिख देते हैं। इस क्लोज्ड पाथ में है ए बी सी डी ए, ये आपका मेश हो गया, मेश है ए बी सी डी ए। तो ए से बी गए तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस। अब ये वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, तो ए से बी जाते वक्त सबसे पहले जो साइन मिलता है उसी को लिखेंगे, जो मिल गया सबसे पहले, पॉजिटिव मिला सबसे पहले पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। फिर बी से सी जाएंगे, हो गया, ए से बी में आप वोल्टेज ड्रॉप लिख लिए। अब आएंगे बी से सी में वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए। बी से सी में सिर्फ करंट है, एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, तो एलिमेंट का वैल्यू जीरो, तो समथिंग मतलब करंट मल्टीप्लाइड विद जीरो मतलब जीरो, तो यहां कोई भी बी से सी में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, लिखेंगे भी तो जीरो मिलेगा। सी से डी में भी सेम कहानी है, सिर्फ करंट है, एलिमेंट नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये तार है, ठीक है। जब नेटवर्क सॉल्व करते हैं तो सिविल और मैकेनिकल के बच्चे में से कुछ लोग को ऐसा लगेगा सर इस तार का भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, लेकिन जब नेटवर्क बनाते हैं तो ये तार बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा, सर्किट बोर्ड देखिएगा ना, बहुत स्मॉल सा आपको तार रहेगा, तो उस तार की रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सर तार इसका कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, तो आपको वो रेसिस्टेंस कितना लेना है, जीरो लेना है, ठीक है। चलिए, तो बी से सी में कोई रेसिस्टेंस नहीं तो उसका वैल्यू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड विथ करंट जीरो मिला, तो बी से सी में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। सेम सी से डी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया। डी से ए आएंगे, तो डी से ए आए तो हमको एक बैटरी मिल रहा है, तो अभी जस्ट बताया बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप बैटरी खुद ही होता है, उसका पोटेंशियल होता है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, वी है, तो हम यही लिख देंगे। अब डी से ए जाते वक्त बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, तो डी से ए जाते वक्त पहले मिला नेगेटिव, तो आप यहां माइनस लगा दोगे, ठीक है। और इन सभी वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दोगे तो आपको किसके बराबर मिलेगा, जीरो का, तो अलजेब्रिक सम किए तो सब जीरो के बराबर मिलेगा। ये हो गया आपका केवीएल का इक्वेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग एक आध दो और सर्किट लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सर्किट और लेते हैं, ये क्लियर हो गया,
एक सर्किट और लेते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखने सीखते हैं, ठीक है, देन फिर हम लोग फर्दर और कैलकुलेशन करेंगे। ये एक इस तरह का सिंपल सा नेटवर्क मान लीजिए, ठीक है। ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 4 वोल्ट का है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। पहली बात, कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा सोर्स आ जाए, मतलब एक से ज्यादा सोर्स आ जाए, 2 बैटरी आए, 3 बैटरी आए, 4 बैटरी आए, हजारों बैटरी आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, बस एक ही बैटरी को चुन लेना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको केवीएल में आगे बढ़ना है। सबसे पहला स्टेप, एग्जाम में हो सकता है इन सभी पॉइंट्स का नाम दे दे, नहीं दे रहा है तो आप अपने से नाम फटाफट लिख लो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, खुद से नाम लिख लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, सर्किट में ये सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, कितना भी आपको सोर्स दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, हजारों सोर्स दे, सबको नहीं चुनना है। किसी एक सोर्स को, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको उठा लेना है। 2 वोल्ट पसंद आ रहा है 2 वोल्ट उठा लीजिए, 4 वोल्ट पसंद आ रहा है 4 वोल्ट उठा लीजिए। सपोज हम यहां 2 वोल्ट ले लेते हैं। जब हम 2 वोल्ट का बैटरी कंसीडर कर लिए, तो हमको इसी एक बैटरी से पहले तो करंट निकालना है। I1 करंट हम निकाल दिए इस बैटरी से। अब शर्त यह है कि ये बैटरी जितना करंट निकाले हैं उतना घूमकर इसके पास वापस आना चाहिए, तो ही आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। मतलब सेकेंड स्टेप है, सोर्स को चुनने के बाद प्रॉपरली उससे करंट निकाल के एक सही करंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देना, ठीक है। आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाओगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से I1 करंट हम चलाते हैं। ये I1 करंट इधर से आएगा B तक आएगा। B के पास आने के बाद देखिए, A के पास तो एक ही रास्ता है, A के पास जब पहुंचेगा तो यहां से एक ही रास्ता है B की ओर जाने के लिए, तो करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये जब ये यहां पहुंचेगा B के पास, ठीक है, तो इसके पास 2 रास्ते हो जाएंगे, एक B से C की ओर जाने वाला और एक B से E की ओर जाने वाला। तो ये करंट अपने आप को बांट लेगा। ये क्या करेगा, एक I2 करंट इधर दे देगा, ठीक है, और एक करंट इधर देगा। देखिए, या तो आप इसका नाम I3 ले लीजिए, दो काम, आप या तो इसका नाम I3 ले लीजिए, या फिर आप I3 के बदले ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I1 इधर था, इसमें से I2 चला गया तो I1 माइनस I2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अननोन नहीं बढ़ाना है केवीएल के अंदर, क्योंकि अब जब I3 लिए तो तीसरा अननोन हो गया। जितना अननोन उतना इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए कभी भी आप अननोन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अननेसेसरली अननोन नहीं बढ़ाना। एक अननोन I1 हो गया, एक अननोन I2 हो गया, यहाँ तीसरा अननोन अगर I3 ले लेंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा I3, तो I3 के लिए आपको फिर एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आप कभी भी I3 जो है ये नहीं चुनोगे, ठीक है, आप I1 माइनस I2 कर देंगे, ठीक है। अननोन मेरा एक कम हो गया। अब देखिए, यहां से ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2 और इधर से घूम कर आ रहा है I2। ये दोनों करंट यहां पर इस नोड पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जब दोनों करंट इस नोड पर ऐड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, I1 माइनस I2 ऊपर से इधर से I2 आप जोड़ दीजिए, तो यहां पर करंट कितना हो गया, इस तरफ जाएगा कितना, I1 माइनस I2 ऊपर से आ रहा है और इसमें आप इधर से आने वाला करंट है I2, जोड़ दीजिएगा, तो ये I2 और ये I2 कट जाएगा, तो आपका सिर्फ I1 करंट बचेगा। मतलब इस बैटरी से I1 करंट निकला था, इस बैटरी में I1 करंट चला गया, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार जब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, देन थर्ड स्टेप में आपको साइन एलोकेशन करना है। सभी रेसिस्टेंस या एलिमेंट जो भी है उसको आपको साइन देना है। मतलब इसमें किधर पॉजिटिव साइन होगा, तो करंट किधर से एंटर हो रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है तो यहां प्लस होगा, इधर से निकलेगा तो माइनस होगा।
5 ओम में करंट किधर से आ रहा है, बी से ई की ओर, तो मतलब यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। इस एलिमेंट 4 ओम में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो बी से सी की ओर, मतलब यहां प्लस और यहां माइनस होगा। ठीक है, तो अब आपका साइन सारे एलिमेंट्स में एलोकेट हो गए। अब आप क्या कीजिएगा, मेस ले लीजिए कोई सा भी। देखिए आपका ए बी ई एफ ए, ये एक मेस हो गया। ठीक है, बी सी डी ई बी मेस हो गया। लेकिन ये बड़ा वाला अगर कोई लेगा तो वो मेस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। तो लूप आप कंसिडर नहीं कीजिए, आप मेस कंसिडर कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे जल्दी बन जाएगा। ए बी ई एफ ए हम ले लेते हैं। तो ए से बी जब जाएंगे तो हम केवीएल कैसे लिखेंगे, इस ए बी ई एफ ए, इस क्लोज्ड मेस में या इस क्लोज्ड पाथ में सभी ब्रांच का आपको क्या लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप। मतलब ए से बी वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो करंट मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यही I1 फ्लो हो रहा है। तो I1 इंटू रेसिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस, 3I1 हो गया। अब ए से बी गए तो कौन सा साइन मिला, पॉजिटिव मिला, तो आप यहां प्लस लिख दोगे। बी से ई आएंगे तो मेरा यहां पर करंट कितना है, तो I1 माइनस I2 है। और एलिमेंट कौन सा है, बी से ई में 5 ओम है, तो 5 लिख दिए, गुणा कर दिए, करंट को आप रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बी से ई आते वक्त आपको कौन सा साइन मिला, प्लस वाला, तो यहां प्लस लिख दिए। ठीक है, सिमिलरली ई से एफ गए, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ करंट है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0। एफ से ए गए तो बैटरी खुद ही है, तो बैटरी का ये छोटा वाला टर्मिनल पता है नेगेटिव होता है। तो एफ से जब ए आएंगे तो बैटरी 2 वोल्ट का है, 2 लिख दिए। लेकिन एफ से ए आते वक्त छोटा वाला टर्मिनल मिला, तो मतलब माइनस। तो ये सभी जगह ए से चले थे, ए पे पहुंच गए, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये आप लिख लिए एक इक्वेशन। थोड़ा सा आप चाहें तो रीअरेंज कर लेते हैं, ये 3I1 हो गया, ये 5I1 हो जाएगा, 3 5 8I1। आप ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लीजिएगा। ये माइनस 5I2 हो गया, और ये -2 बराबर उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे आप बना के रख लोगे। ये आप केवीएल इक्वेशन लिखे इस मेस में। अब आप इस मेस में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे किसमें, बी सी डी ई बी में। तो बी से सी जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा ड्रॉप, तो करंट है I2 और रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो 4I2 हो गया। और बी से सी जाते वक्त ये प्लस साइन मिला है आपको, तो प्लस लिखिएगा। ठीक है, सिमिलरली सी से डी आते वक्त बैटरी खुद ही है 4 वोल्ट का, और सी से डी आते वक्त बैटरी का ये बड़ा वाला टर्मिनल मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव, तो यहां प्लस लिखेंगे। डी से ई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। ई से बी में गए तो एक 5 ओम का रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, ई से बी में, तो I1 माइनस I2। अब I1 माइनस I2, ई से बी गए तो नेगेटिव पहले मिला, तो यहां आप माइनस लगा दोगे, हो गया। बी से चले थे, बी पे पहुंच गए। इन सबको जोड़िएगा तो किसके बराबर मिलेगा, अलजेब्राइक सम 0 के बराबर मिलेगा। थोड़ा सा इक्वेशन रीअरेंज कर लिए, -5I1 ऐसे आएगा, ये 4I2 है, माइनस माइनस प्लस 5I2, तो ये माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 5I2 और प्लस 4I2 कितना हो जाएगा, 9I2, तो प्लस 9I2 हो गया। ये प्लस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन 1 और 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। आप लोग ऐसा 10th में पढ़े ही होंगे, 2x + 3y = 4, 5x + 6y = 7। तो x और y की वैल्यू बताइए, आप लोग ऐसा सॉल्व किए होंगे 10वीं क्लास में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप देखते हैं किसी एक टर्मिनल, किसी एक फंक्शन को एलिमिनेट करना है। मान लेते हैं हम I1 पहले चाहते हैं एलिमिनेट करना, तो I1 का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ I1 का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 8 से गुणा कर दीजिए, तो आपका I1 वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। इसको 8 से गुणा कीजिए तो 8 × 5 = 40 I1, 8 × 9 = 72 I2, 8 × 4 = 32, इतना हो गया। और इसको 5 से कीजिएगा तो 5 × 8 = 40 I1, ठीक है, 50 × 25 -25 I2 हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब सिंपली इसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा देखिएगा 40 + 40 और -40 I1 कैंसल आउट हो गया। 72 में से
25 को घटा दीजिए, ठीक है। तो 72 में से आपको पहले 20 जाएगा तो बचेगा 50, ठीक है। 52, 50 में से आपका 5 चला गया तो हो गया 45, 2 47 हो जाएगा 47I2, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें घटाइएगा तो माइनस हो गया आपको 24, ठीक है। तो I2 का वैल्यू आपका कितना निकला, ये नीचे शायद से आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो इसको अगर नीचे नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते हैं, अगर नीचे हो सकता है वीडियो में ना दिखे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके चलिए फाइन। तो ये आपका कितना आ जाएगा 47I2 इज इक्वल टू -24। तो यहां से आपका I2 का वैल्यू कितना आ गया, तो I2 का वैल्यू आ गया आपका -24/47। एग्जाम में ये बहुत अच्छे से वैल्यूज आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम तो रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो मेरा कुछ भी वैल्यू आ रहा है, ये ऐसा आएगा कि आपको कट पट जाएगा, अच्छे से आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब I2 का एक बार मिल गया तो आप I2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी डालिएगा तो आपको I1 का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार आपको I1 का वैल्यू मिल गया और I2 का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद आपको किसी भी रेसिस्टेंस में करंट पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हैं। लाइक अगर कोई पूछेगा 3 ओम में करंट बताओ, तो भाई 3 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, आप बोल दीजिएगा कि 3 ओम में I1 करंट फ्लो हो रहा है, जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके I1 का। आपको पूछेगा इस 4 ओम में करंट बताओ, तो 4 ओम में I2 करंट फ्लो हो रहा है, जो भी सॉल्व करके I2 आएगा आपको आ जाएगा। कोई पूछेगा इस 5 ओम में करंट बताओ, तो 5 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2। तो यहां से I1 I2 का जो भी वैल्यू आएगा आप यहां लिखिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। I2 का वैल्यू -24 है तो -24/47 और I1 का जो भी वैल्यू है, हम सॉल्व किए नहीं इसलिए हमको मालूम नहीं, I1 का जो भी वैल्यू होगा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। 5 ओम के क्रॉस उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर काफी आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन इसमें नहीं है। तो दिस इज योर KVL, ये आपका KVL था, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह का सर्किट पूछा जा सकता है। सर्किट देखिए अरबों खरबों सर्किट है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक। तो जो हमारा MCQ क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग KCL और KVL पर अच्छा खासा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा क्वेश्चन हम करवा दें आपको। जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इन पर बेस्ड हम ट्राई करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सिंपल KVL। इससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लिमिटेशंस जो है वो, जैसे आपको किरचॉफ्स लॉ में बताए ही कि लिमिटेशंस क्या क्या है। तो भाई ऐसा है कि पहली बात तो ये आपको जो सर्किट लगता है, मतलब ये जो आपको KCL होता है, ये आपको मतलब KVL हो या KCL हो, ये तो हम बता ही दिए। किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए आप नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे अप्लाई नहीं होता, ये तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। अप्लाई आप कर सकते हैं इसको, अच्छा हाँ, KVL अप्लाई करने के लिए तो आपका लम्प्ड नेटवर्क पे आसानी से अप्लाई हो जाएगा। KVL के लिए जो है ये एक चीज होता है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आप लिखिएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। KCL काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन KVL काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। ये हमेशा क्लोज्ड पाथ या मेश या लूप के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, जो भी आपको डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।